हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3। 1 से 2, 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके साथ ही साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक बिहार दरोगा मेंस का नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस टेस्ट सीरीज का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ेगा इंडिया सर्च कर लीजिएगा तो आप वहाँ से भी जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पादपों के हरे भाग में। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पौधे के हरे भागों में सूर्य के प्रकाश और जल की उपस्थिति में होता है। और पौधे के अगर हरे भाग की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है। तो देखिए, बीज की अगर बात करते हैं तो उपयुक्त आर्द्रता के बिना वो अंकुरित नहीं हो सकता है, उपयुक्त तापमान के बिना भी अंकुरित नहीं हो सकता है, ऑक्सीजन की उपलब्धता के बिना भी नहीं हो सकता है, लेकिन अगर उसको प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीज का जो अंकुरन है वो बिना प्रकाश के भी संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एबोनाइट की अगर बात करते हैं तो यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण है। तो ये बिल्कुल सही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबोनाइट को हम लोग हार्ड रबर भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एसीटी हार्मोन स्रावित होता है। तो एसीटी जो हार्मोन है वो अग्रपीयूष ग्रंथि के द्वारा उत्पादित और स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो यह है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका भार जो है वो लगभग 0.6 ग्राम के बराबर होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है और यह जो होता है वो कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। और कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में विभाजित होता है। मनुष्य के अगर मस्तिष्क की बात करते हैं तो उसका वजन 1400 ग्राम होता है और मस्तिष्क का जो सबसे विकसित भाग होता है वो होता है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पक्षियों से उड़ने की जो रोकने की प्रक्रिया है उसको हम लोग ब्रेलिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्न में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। तो देखिए, वायु के माध्यम से अगर फैलने की बात करते हैं तो ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, खसरा हो गया, ये सब बीमारी है। इसमें जो वायु होता है वो माध्यम का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबरक्लोसिस। अगर हम बात प्लेग की करते हैं तो प्लेग जो है वो पास्चेरुला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। टाइफॉइड की अगर बात करते हैं तो ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। और हैजा की बात करते हैं तो ये विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है टॉक्सियोलॉजी का संबंध किससे है। टॉक्सियोलॉजी की अगर बात करते हैं तो जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों से संबंधित अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं, टॉक्सियोलॉजी या फिर विष विज्ञान कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये मैकेनिकल ऊर्जा को किया जाता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है। तो चॉकलेट में कैंडियम और निकल की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसके कारण वो मानव के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं। अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोजन और स्टार्च और सेलुलोज की तो ये सब जो है वो ग्लूकोज के बहुलक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाता है नक्षत्र मंडल। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आकाशगंगा के यानी मिल्की वे की, तो हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। अगर हम बात सौर मंडल की करते हैं तो सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो विभिन्न ग्रह हैं, धूमकेतुओं हैं, उल्काओं हैं तथा अन्य आकाशीय पिंड हैं, उन्हीं सब के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है नासा के किस मिशन का नाम जूनो है? तो नासा का एक बृहस्पति मिशन है, उसी का नाम जूनो है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। और इसे कब किया गया था? ये 5 अगस्त 2011 को छोड़ा गया था और फिर ये जाके 2016 को बृहस्पति के ग्रह के कक्षा में प्रवेश कर गया था। अगर हम बात नासा की करते हैं तो नासा का फुल फॉर्म है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसकी खोज हुई थी, मतलब इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। अगर हम बात बृहस्पति की करते हैं तो बृहस्पति से याद रखने वाली बात है कि यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा, जो कि सबसे कम है, और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो आदर्श वोल्ट मीटर की पहले तो बात कर लेते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर होता क्या है? तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं उसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मानव शरीर का प्रतिरोध यानी शुष्क हवा में लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर के अगर प्रतिरोध की बात करते हैं तो होता है 10⁻³ ओम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर जो है वो अन्य धातु की तरह ही विद्युत की सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो पृष्ठ तनाव की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कोहेसिव फोर्स मतलब सहसंजक बल के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सहसंजक और असंजक बल पढ़े होंगे आप लोग, कोहेसिव और एडेसिव फोर्स। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग सहसंजक यानी कोहेसिव फोर्स कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो ये न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो यही कहता है कि अगर आप प्रत्येक क्रिया के साथ साथ उसमें बराबर परिमाप एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिक्रिया। देखिए न्यूटन की जो 3 गति के नियम थे, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है और तीसरे नियम यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के साथ उसमें बराबर परिमाप और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है, ये बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी, ये गलत है, क्योंकि सर्वप्रथम जो कोशिका का खोज था वो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सेफ्टी माचिसों के शीर्ष में होता है। सेफ्टी माचिसों के शीर्ष में मतलब माचिस के तिल्ली के ऊपर लाल फास्फोरस की कोटिंग लगाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल फास्फोरस। अगर हम बात P2O3 की करते हैं तो P2O3 क्या है? डाईफास्फोरस ट्राईऑक्साइड। और Sb2S3 की अगर बात करते हैं तो ये है एंटीमोनी ट्राईसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। तो एल्युमिनियम को शुद्ध विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और इसे मिलता किसको? एल्यूमिना से। एल्यूमिना को विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध करके एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। यह एल्युमिनियम जो है वो एक काफ़ी हल्की धातु होती है और इसी के कारण इसका जो उपयोग है वो हवाई जहाज के पुर्जे बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? उत्कृष्ट गैस हम लोग अक्रिय गैस यानी नोबल गैस को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीलियम जो है वो एक उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। नोबल गैस यानी अक्रिय गैस का उदाहरण है। हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? सब इनर्ट गैसेस हैं। हीलियम की अगर बात करते हैं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एरोसोल का उदाहरण है। एरोसोल की अगर बात करते हैं तो एरोसोल होता क्या है, सूक्ष्म ठोस कणों अथवा तरल बूंदों के हवा या किसी अन्य गैस में कोलाइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग धुंध हो गया, धूल हो गया, वायुमंडलीय प्रदूषक कण हो गया, धुआं हो गया, ये सब एरोसोल का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कागज बनाया जाता है। कागज की अगर हम लोग बात करते हैं तो कागज बनाया जाता है पौधे के सेलुलोज से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेलुलोज की अगर बात करते हैं तो सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो पौधे में पाया जाता है और इसी सेलुलोज के रेशे को मिलाकर एक पतली चादर का रूप देकर कागज बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित मिश्र धातु तथा उसके संगठन का सही मेल बताइए। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं पीतल की तो पीतल तांबा और जस्ता मिल के बनता है। यहाँ तांबा और टीन लिखा हुआ है तो ये गलत है। अगर हम बात डच मेटल की करते हैं तो ये तांबा और जस्ता, ये बिल्कुल सही है। कांसा की अगर बात करते हैं तो कांसा जो है वो तांबा और टीन को मिलाकर बनता है तो ये भी गलत है। और सोल्डर की अगर बात करते हैं तो सोल्डर सीसा और टीन को मिलाकर बनता है तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डच मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी। देखिए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की जो अवधि है वो हर एक देशों के लिए अलग अलग है, लेकिन ये इसकी शुरुआत ऐसा माना जाता है कि 1929 से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का आंकलन किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का जो आंकलन है वो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। और भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है आय तथा उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। देखिए आय और उपभोग की बात करते हैं तो आय के बढ़ने पर उपभोग व्यय भी क्या होता है, बढ़ता है, परंतु उपभोग में होने वाली वृद्धि जो होती है वो आय में होने वाली वृद्धि से कम होती है। तो ये दोनों में अगर बात करते हैं तो प्रत्यक्ष संबंध है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया दोनों के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है देश के किन 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था। देखिए योजना अवकाश तो मनाया गया था 1966 से लेकर 1969 तक, प्लान हॉलीडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हुआ क्या था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना आप लोगों को याद होगा 1961 से लेकर 1966 तक था। और इसकी योजना का असफलता का जो मुख्य कारण था वो था भारत चीन का युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और अभूतपूर्व जो उस समय सुखाड़ आया था, सूखा था, वो तृतीय पंचवर्षीय योजना का कह सकते हैं कि असफलता का मुख्य कारण था। इसके बाद ही योजना अवकाश लाया गया 1966 से लेकर 1969 तक। और इस दौरान मतलब योजना अवकाश के दौरान जो वार्षिक वृद्धि हुई वो 3.8% हुई। और फिर इसके बाद 1969 से लेकर 74 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में था। तो हरित क्रांति की अगर बात करते हैं तो ये वर्ष 1966-67 में भारत में इसकी औपचारिक तौर पर अपनाया गया था हरित क्रांति। और इसका जो है मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में था तो ये था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों के जो किसान थे वो ज़्यादा संपन्न थे और हरित क्रांति में जो उपयोग किया गया था तकनीक उसको ये अडॉप्ट ईजिली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है जैव उर्वरक कौन सा है। जैव उर्वरक की अगर हम बात करते हैं तो एजोस्पिरिलम जो है वो क्या है, जैव उर्वरक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर या फिर जीवाणु खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है उत्तरी पूर्वी मानसून में किस प्रदेश में वर्षा होती है। अगर हम बात करते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून की तो उत्तरी पूर्वी मानसून जो है वो भारत में वार्षिक वर्षा में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच लगभग 20% योगदान करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अपेक्षा में उत्तर पूर्वी मानसून जो है वो कम वर्षा करती है, लेकिन ज़्यादातर दक्षिण भारत के विशेष रूप से तमिलनाडु में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है ई.के. पलानीस्वामी और यहाँ के गवर्नर का नाम है बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं अरावली की तो यही नहीं है,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुनलून, काराकोरम, हिंदुकुश, ये सब हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। बांदीपुर अभयारण्य की बात करते हैं तो ये कर्नाटक बिल्कुल सही है। कर्नाटक से कुछ और चीज़ें याद रखिएगा, जैसे कि बांदीपुर हो गया, बनरघट्टा हो गया, नागरहोल हो गया, कुंदेरमुख हो गया, ये सब जो राष्ट्रीय पार्क है वो कर्नाटक में ही है। सरिस्का अभयारण्य राजस्थान, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान से और याद रखिएगा मुकुंदरा हिल्स, केवला देव घाना, रणथंभौर। अन्नामलाई अभयारण्य तमिलनाडु, ये भी बिल्कुल सही है। तमिलनाडु से और याद रखिएगा मुदुमलाई, मन्नार मैरीन। पेरियार अभयारण्य आंध्र प्रदेश, ये गलत है क्योंकि पेरियार अभयारण्य जो है वो केरल में है। क्लियर है, वो केरल में है। केरल से और याद रखिएगा पेरियार हो गया, साइलेंट वैली हो गया, अनाईमुडी हो गया, ये सब केरल से याद रखिएगा। अगर हम बात आंध्र प्रदेश की करते हैं तो आंध्र प्रदेश से याद रखिएगा पापीकोडा, श्री वेंकटेश्वर, ये सब आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरियार अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है वो है गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद सागर झील। अगर हम बात बुलर झील की करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर में है और ये भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तुलबुल परियोजना भी इसी पर स्थित है। क्लियर है। अगर हम लोग बात चिल्का झील की करते हैं तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। राणा प्रताप सागर झील की बात करते हैं तो ये राजस्थान में है और ये चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो नागपुर शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र के नाम से जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। झूम कृषि किससे संबंधित है। झूम कृषि को हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, मतलब यहाँ की भूमि उपजाऊ है तो यहाँ खेती कीजिए, फिर उठ के चले जाइए दूसरे जगह जहाँ की भूमि, यहाँ की भूमि जैसे ही बंजर हो गई तो आप दूसरे जगह एग्रीकल्चर करने लगी, उसको हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर स्थानांतरण कृषि कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानांतरण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। देखिए यहाँ भंडार पूछा है, तो कोयले का जो सबसे बड़ा भंडार है वो 2018 के आंकड़े के अनुसार झारखंड में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। लेकिन अगर उत्पादन में पूछ देगा तो कोयला उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्री में पूछ देगा तो चाइना, और इंडिया में पूछ देगा तब आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। भारत में अगर हम लोग ऊर्जा के मुख्य स्रोत की बात करते हैं तो वो है थर्मल पावर एनर्जी, मतलब तापीय ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि बालतोरो हिमनद कहाँ स्थित है। तो बालतोरो हिमनद की अगर बात करते हैं तो ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था। तो अकाल तख्त की अगर निर्माण की बात करते हैं तो ये सिख के छठवें गुरु हरगोबिंद के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद से और भी चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने अमृतसर में किलेबंदी, अमृतसर की किलेबंदी भी किया था। और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो अगर हम लोग गुरु रामदास की बात करते हैं तो ये सिखों के चौथे गुरु थे और इन्होंने अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया था और अमृतसर नगर की स्थापना की थी। इन्होंने गुरु पद को पैतृक भी बनाया था। गुरु तेज बहादुर की बात करते हैं तो ये सिखों के 9वें गुरु थे और इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब इन्हें मरवा दिया था। गुरु नानक की बात करते हैं तो ये सिखे के पहले गुरु थे और इन्हीं के अनुयायी जो हैं वो सिख कहलाए थे और फिर इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुई है। सूफी आंदोलन की बात करते हैं तो ये मूलतः फारस या पर्सिया से स्टार्ट हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम सूफी आंदोलन की, सूफी से रिलेटेड और भी कुछ बात करते हैं तो सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता है और जो लोग सूफी संतों से शिष्टा ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ को किसने स्थापित किया था। तो ये स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का
जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हाँ वंश यहाँ पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश हो जाएगा। गुप्त वंश की अगर बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त और इसको सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगर हम बात सातवाहन वंश की करते हैं तो इसके संस्थापक थे सिमुक और इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। मौर्य वंश की बात करते हैं तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और कुषाण वंश की बात करते हैं तो इसके संस्थापक कुजल कटफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है अशोक ने किस बौद्ध साधु या बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपगुप्त। अशोक से और भी चीज़ें याद रखिएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का भी निर्माण करवाया था। अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है और भारत में शिलालेखों का प्रचलन भी जो था वो सर्वप्रथम अशोक के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा दर्शन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो देखिए समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ की अगर बात करते हैं तो इसमें इसको 200 ईस्वी में समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था और तब उसके दरबारी कवि जो था हरिसेन उसके द्वारा जो रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख था वो इस पर खुदवाया गया था। बाद में फिर 1605 ईस्वी में इस स्तंभ पर मुगल सम्राट जहांगीर के राज तिलक का उल्लेख भी खुदवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। अगर हम बात समुद्रगुप्त की करते हैं तो समुद्रगुप्त से याद रखिएगा यह विष्णु का उपासक था। इसे भारत का नेपोलियन या कविराज भी कहा जाता था और इसने अश्वमेघकर्ता की भी उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने, अस्थायी सेना की नींव रखी थी, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा चलवाया था, इसने अलाई दरवाजा, सिरी का किला, 1000 खंबा महल, जमियत खाना मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, इसने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था और लूट के धन में जो सुल्तान का हिस्सा है वो 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो जन गण मन जो था वो उसका पहली बार प्रकाशन 1912 में तत्बोधिनी नामक पत्रिका में हुआ था और उसका शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत भाग्य विधाता। जन गण मन से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इसको संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया था। इसके गायन के समय में 52 सेकंड लगते हैं तथा संक्षिप्त अवधि इसका 20 सेकंड है। इसका 1919 में इंग्लिश अनुवाद भी हुआ था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से और यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण दत्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है 1857 के विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताइए। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या था, सबसे पहले 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने गाय की चर्बी मिली कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था बैरकपुर में। तो सबसे पहले तो होगा बैरकपुर 29 मार्च 1857। फिर क्या हुआ था कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी से क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो दूसरे नंबर पर हो जाएगा मेरठ मई 1857। फिर जून 1857 हो जाएगा झांसी और जून 1857 हो जाएगा दिल्ली, जहाँ से कौन थे बहादुर शाह जफर, और झांसी हो जाएगा मार्च 1858 जहाँ से थी रानी लक्ष्मीबाई। तो इसको सही से अरेंज कीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो ये 18 अप्रैल 1930 की घटना है और सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्यसेन। सूर्यसेन से एक और चीज़ याद रखिएगा, सूर्यसेन को लोग प्यार से मास्टर दा भी कहते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि गांधी जी के सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे। तो गांधी जी के सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप थे असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है क्रीमिया युद्ध का संपादन किस समझौते के तहत हुआ था। तो क्रीमिया का युद्ध जो था वो पेरिस के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा है। तो देखिए बिंबिसार रहा ही है, अजातशत्रु रहा ही है, महापद्मानंद रहा ही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसेनजीत। क्यों? क्योंकि प्रसेनजीत जो था वो कौशल महाजनपद का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी। तो वो सरकारी समिति जो 1977 में नियुक्त की गई थी वो था अशोक मेहता समिति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता बलवंत राय मेहता समिति भी याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति थे 1957 और इन्होंने ही त्रिस्तरीय मॉडल की सुझाव दिया था। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय मॉडल का सुझाव दिए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता। अगर हम बात पंचायती राज की करते हैं तो पंचायती राज से याद रखिएगा पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती व्यवस्था को वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है। तो ये कहा गया है 33%। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल सही है। स्थानीय निकाय में चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, ये गलत है क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा एक उच्च सदन है और राज्यसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जिसमें से 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रति 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्योंकि संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उन्हें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को ही संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था और यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है यानी गलत है। तो अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात पर अधिकार किया था, बिल्कुल सही है। काम्बे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था, बिल्कुल सही है। इस समय पुर्तगालियों के समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, ये भी सही है। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अकबर के गुजरात अभियान का एक कारण विद्रोही मिर्जाओं को गुजरात में शक्तिशाली होने से रोकना था, क्योंकि जो मिर्जाएं थे वो गुजरात में शरण ले लिए थे। और एक चीज़ याद रखिएगा इसका गुजरात विजय से कि जो अकबर था वो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही करवाया था। अकबर से कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसने 1562 में दास प्रथा का अंत किया था, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, 1564 में जजिया कर समाप्त किया था, 1575 में इबादत खाने की स्थापना किया था और 1582 में दीन इलाही की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62।
क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मेल सही है। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो ये नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78 की बात करते हैं तो संसद का गठन नहीं है, अनुच्छेद 78 में है प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 169 की बात करते हैं तो संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते नहीं है, इसमें राज्य में विधान परिषद का गठन है अनुच्छेद 169 में। और अनुच्छेद 352 आपात की घोषणा ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है भूमि सुधार किस सूची के विषयों के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। अगर हम बात सब सूचियों की करते हैं तो राज्य सूची की अगर बात करते हैं तो इसमें 61 विषय हैं, मूलतः 66 था। संघ सूची की अगर बात करते हैं तो अभी इसमें 100 विषय हैं, मूलतः 97 थे। और संवर्ती सूची की बात करते हैं तो अभी 92 विषय 52 है और मूलतः 47 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं सनराइज उद्योग मतलब उभरते हुए जो उद्योग होते हैं उनको सनराइज उद्योग कहा जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग होगा, चिकित्सा उद्योग भी होगा, शिक्षा से संबंधित उद्योग भी होगा, ऑटोमोबाइल उद्योग नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। कैबिनेट में शामिल होते हैं तो कैबिनेट में कौन? केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है किस गुजराती व्यक्ति ने वास्को डी गामा को कालीकट तक पहुंचने में मदद किया था। तो अगर वास्को डी गामा की अगर बात करते हैं तो ये 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था और इस पुर्तगाली यात्री का जो मार्गदर्शन था वो गुजराती व्यक्ति अब्दुल मजीद ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल मजीद। वास्को डी गामा की अगर बात करते हैं तो ये काली मिर्च लेकर अपने हेक्टर नामक जहाज से पुर्तगाल वापस गया था और उससे इस वस्तुओं से यात्रा व्यय निकालने के पश्चात भी 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ था। इसने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जमेरीन को उपहार स्वरूप भेंट किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है करगम तथा कबलतम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका जो संबंध है वो है तमिलनाडु से, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तमिलनाडु से कुछ और लोक नृत्य याद रखिएगा जैसे कोल्टम, काबड़ी, ये सभी तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करते हैं तो छत्तीसगढ़ से याद रखिएगा कर्मा, झूमर, डागला, पाली, नवारानी, दिवारी, ये सब छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। केरल की बात करते हैं तो केरल से याद रखिएगा कालियट्टम, पादयानी, थुलाल, ओट्टम। मिजोरम की अगर बात करते हैं तो मिजोरम से याद रखिएगा खांटम, पाखुपिला, चेरोकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण है। देखिए अगर हम बात करते हैं सवाना की तो सवाना अफ्रीका में है और ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ही है। अगर हम बात करते हैं कंपोज की तो कंपोज है, तो कंपोज जो है वो ब्राज़ील में है और ये भी उष्णकटिबंधीय है। अगर हम बात करते हैं लानोस की तो ये वेनेजुएला में है और ये भी उष्णकटिबंधीय है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों है। लेकिन अगर हम बात बेल्ट की करते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका में है और ये शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। तो गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई है फरवरी 1985 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। हेमावती किसकी सहायक नदी है। तो हेमावती की अगर बात करते हैं तो ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। कावेरी की कुछ अन्य सहायक नदियां हैं जैसे अमरावती, सिमसा, हिमावती, भवानी, ये सब कावेरी की सहायक नदियां हैं। अगर हम लोग बात कावेरी की करते हैं तो कावेरी नदी की उद्गम स्थल है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिर पहाड़ियों में कुर्ग जिले में। अगर हम बात और ऑप्शंस की करते हैं मतलब कृष्णा नदी की अगर बात करते हैं तो कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से है और इसकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं। गोदावरी की अगर बात करते हैं तो गोदावरी का जो उद्गम स्थान है वो है महाराष्ट्र नासिक के पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ियां से और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती, मानेर, सबरी। ब्रह्मपुत्र की अगर बात करते हैं तो ये मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है और इसका जो कुछ सहायक नदियां हैं वो है मानस, तिस्ता, दिहांग, दिबांग, सेसरी, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71।
क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी खेल से संबंधित नहीं है। तो तीरंदाजी की अगर बात करते हैं तो डोला बनर्जी हैं, लिम्बा रॉय भी हैं, दीपिका कुमारी भी हैं, लेकिन अर्पणा पोपट की अगर बात करते हैं तो ये बैडमिंटन खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बास्केटबॉल में होता है 5। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। बास्केटबॉल की अगर बात करते हैं तो बास्केटबॉल खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने सन 1891 में अमेरिका में किया था और भारत में प्रथम बास्केटबॉल खेल का आयोजन 1930 में किया गया था। इससे बास्केटबॉल से कुछ प्रमुख शब्दावली हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे रिंग गार्ड, पॉइंट, लीड पास, सेंटर लाइन, फ्री थ्रो लाइन, पीक, ये सब कुछ शब्दावली हैं। अगर 4 से याद रखिएगा, पोलो में 4 खिलाड़ियां होते हैं, 7 से याद रखिएगा कबड्डी में 7 होते हैं, 6 से याद रखिएगा वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ियां होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुख्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से किया जाता है। तो ये किया जाता है कुचिपुड़ी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी की अगर बात करते हैं तो कुचिपुड़ी में श्री राम का जन्म से लेकर राजगद्दी तक की कथा को नृत्यबद्ध किया जाता है और इसमें विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान के अजमेर में पुष्कर नाम एक छोटा सा जगह है वहीं किया जाता है और इसकी शुरुआत कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कमल का फूल तो संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक सुमेलित है। सफ़ेद झंडा की अगर बात करते हैं तो ये शांति का प्रतीक नहीं, ये संधि या समर्पण का प्रतीक है। तो ये गलत है। सफ़ेद झंडा जो होता है वो संधि या समर्पण का प्रतीक होता है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है निम्नलिखित में से रंगराजन समिति का संबंध है। रंगराजन समिति की अगर बात करते हैं तो इनका संबंध भुगतान संतुलन से है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। कर सुधार की अगर बात करते हैं तो कर सुधार से याद रखिएगा चलाया समिति, बैंक सेवा सुधार से याद रखिएगा गोईपोरिया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है देश का सबसे लंबा रोड ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है। तो देश का सबसे लंबा जो रोड ब्रिज है वो है बोगीबील पुल और ये बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा और ये असम में डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश में देहामाजी को जोड़ता है। अगर हम बात बोगीबील पुल की करते हैं तो बोगीबील पुल में सबसे ऊपर 3 लेन वाली एक सड़क है और उसके ठीक नीचे दोहरी रेल लाइन है। यह पुल जो है वो ब्रह्मपुत्र के जल स्तर से 32 मीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है डफला अबोर पहाड़ियाँ किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। तो ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश से याद रखिएगा यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर का नाम है बी.डी. मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब की गई थी। यहाँ देखिए शुरुआत पूछ रहा है तो इसकी शुरुआत जो है मतलब नरेगा की ये बात कर रहा है। नरेगा का जो शुरुआत है वो 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश राज्य से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और फिर 2010 में इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया, मतलब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो ये इंग्लैंड के गेंदबाज हैं जिनका नाम है जेम्स एंडरसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले जो 600 विकेट लेने वाले जो जितने भी गेंदबाज थे वो सब स्पिनर थे, कोई तेज गेंदबाज नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए वन प्रबंधन संस्थान और वन अनुसंधान संस्थान दोनों अलग अलग है। वन प्रबंधन संस्थान पूछ रहा है तो वो भोपाल में स्थित है। अगर वन अनुसंधान संस्थान पूछता तब आंसर हो जाता देहरादून। देहरादून से याद रखिएगा वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये तीनों देहरादून में स्थित है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोपाल। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।